हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन, इंडेक्स एंड रिपोर्ट, ये 5 टॉपिक हमारे अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। छठा हमारा देखिए टॉपिक होने वाला है आज के सेशन में डिफेंस, रक्षा से संबंधित हम सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। एग्जाम में डिफेंस से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस देखने को मिलता ही है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड जो भी मैं आपको छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ सभी को दिमाग में रखते हुए चलना है। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक वीडियो मिल जाएंगे। एंड इस सीरीज़ की जो वीडियोज़ है उनकी डिटेल PDF आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का अगर आपको PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, क्लिक कर आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री ने संजय का शुभारंभ किया, इसमें क्या क्षमता है? देखिए, संजय का पूरा नाम है संजय एडवांस्ड बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। इसे भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने मिलकर विकसित किया है। ये सिस्टम बैटलफील्ड में रियल टाइम इंफॉर्मेशन और सर्विलेंस मतलब निगरानी उपलब्ध कराता है। इससे हमारे कमांडरों को दुश्मन की एक्टिविटी का सही अंदाजा होता है और तुरंत निर्णय लेने में हेल्प मिलती है। इसे 2400 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत भी बनाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स बी आंसर बिल्कुल सही होगा। एन एडवांस्ड बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम एक उन्नत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। अगला क्वेश्चन आता है, यूरोड्रोन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस देश की पहल नहीं है? यूरोड्रोन एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है जिसे यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर शुरू किया है। इसके मुख्य भागीदार हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सभी। इसका उद्देश्य है एक बड़ा मेल ड्रोन मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन तैयार करना, जो कि निगरानी और सुरक्षा मिशन में काम आएगा। यूनाइटेड किंगडम जो है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। भारत इस प्रोजेक्ट में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश की पहल नहीं है ये, तो UK। अगला आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। इसकी सीमा क्या है, इसकी रेंज क्या है? तो प्रलय एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता है 150 से 500 किलोमीटर की। यह मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट से चलती है और क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो भी करती हैं। इसे बैटलफील्ड में दुश्मन के ठिकानों, एयरबेस और स्ट्रेटेजिक एरिया को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसीलिए इसे भारत की शॉर्ट टू मीडियम रेंज कैटेगरी में रखा गया है। तो 150 से 500 किलोमीटर ये इसकी रेंज है। बी आंसर। भार्गवास्त्र किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? तो भार्गवास्त्र को खास तौर पर स्वार्म ड्रोन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। स्वार्म ड्रोन का मतलब है एक साथ उड़ते हुए सैकड़ों हजारों ड्रोन, जिन्हें पारंपरिक वायु रक्षा प्रणाली जो होती है ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम, उससे रोकना बेहद ही मुश्किल होता है। भार्गवास्त्र इन्हें ट्रैक करके न्यूट्रलाइज कर सकता है और दुश्मन की अनमेन्ड एरियल अटैक कैपेबिलिटी को खत्म करने में मदद करता है। तो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? टू काउंटर द थ्रेट ऑफ स्वार्म ड्रोन्स, झुंड ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। डी आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? तो नाग MK2 जिसे DRDO ने विकसित किया है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च करने के बाद इसे गाइड करने की जरूरत नहीं होती है। ये दुश्मन के टैंकों को सीधा निशाना बनाती हैं। तो यहाँ पर नाग MK2 ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्रह्मोस की बात करें देखिए ऑप्शन में, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय की बात करें तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। बराक की बात करें तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो नाग MK2 है। अगला क्वेश्चन है, INS वॉर्कशीर किस वर्ग की पनडुब्बियों का हिस्सा है? विच क्लास ऑफ सबमरीन्स? तो INS वॉर्कशीर भारतीय सेना के प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है और यह परियोजना की छठी व अंतिम पनडुब्बी है। ये सब पनडुब्बियां फ्रांस के स्कॉर्पिन क्लास के डिजाइन पर आधारित हैं और भारत में बनाई गई हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी 6 पनडुब्बियां जो है वो कौन कौन सी हैं? INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर
और INS वॉर्कशीर। यहाँ पर पूछा गया है कि वॉर्कशीर किस वर्ग की पनडुब्बियों का हिस्सा है? तो स्कॉर्पियन क्लास। बी आंसर। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर को 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। इसमें भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के प्रमुख ठिकानों पर लंबी दूरी के सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन ने भारत की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित किया और यह दिखाया कि भारत कितनी दूर और सटीक मार कर सकता है। पाकिस्तान के कई बड़े टेररिस्ट ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। अगला आता है, उल्लेखित युद्ध पोतों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वॉरशिप के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? एक एक करके देखते हैं। INS सूरत एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। INS सूरत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS नीलगिरी एक स्टिल्थ फ्रिगेट है, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। INS वॉर्कशीर एक स्वदेशी पनडुब्बी है, अभी हमने डिस्कस किया, ये पॉइंट भी करेक्ट है। INS सूरत P-15B परियोजना का पहला जहाज है, ये पॉइंट गलत है। देखिए INS सूरत प्रोजेक्ट P-15B का चौथा और अंतिम जहाज है। इस प्रोजेक्ट का पहला जहाज INS विशाखापत्तनम था, तो डी वाला यहाँ पर जो कथन है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। INS नीलगिरी किस परियोजना का पहला जहाज है? INS नीलगिरी भारतीय नौसेना की P-17A स्टिल्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है। ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज पर आधारित हैं और इसमें जहाज़ों को स्टिल्थ डिज़ाइन दिया गया है ताकि वे दुश्मन के रडार से बच सके। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जहाज बनाए जा रहे हैं और ये सभी मेड इन इंडिया पहल के तहत विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा, P-17A स्टिल्थ फ्रिगेट परियोजना। किसने रक्षा क्षेत्र में 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? किसने? डिफेंस मिनिस्ट्री ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। इसका उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों आर्म्ड फोर्सेस का आधुनिकीकरण एंड तकनीकी उन्नति, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं जिन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाया है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री। देखिए आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। SSC CHSL का पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। इसको लेकर मैंने आपके लिए एक स्पेशल पैकेज डिज़ाइन किया है। जल्दी से मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। देखिए 11,000 GS के वन लाइनर मैंने आपके लिए निकाले हैं जो कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इस पैकेज में मैंने आपको मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक भी प्रोवाइड करी है, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक भी दी है एंड इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक भी दी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करके आपको दिया है 2024, 2023 और 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर का। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। लास्ट 2 ईयर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी दिया है। मैराथन PDFs दिए करंट अफेयर की। इन सब की प्राइस अगर देखें तो लगभग 500 रुपये होती है, जो कि मात्र आप 49 रुपीज़ में इस पूरे पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। इस पैकेज को लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन है, वहां से भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 100% आपको फायदा मिलने वाला है। तो छोटी सी अपडेट थी आप सबके लिए, आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किए जाते हैं? ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज है ये किन 2 कंट्रीज के बीच कंडक्ट की जाती हैं? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है भारतीय सेना और इंडोनेशिया की थल सेना के बीच आयोजित होता है। वहीं समुद्र शक्ति ये अभ्यास भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच आयोजित होता है। इसका उद्देश्य है डिफेंस कॉर्पोरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी एक दूसरे की सेनाओं के साथ मिलकर ऑपरेशन करने की क्षमता को बढ़ाना। ध्यान रखिएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच ये बायलैटरल एक्सरसाइज की जाती हैं। भारत ने किस देश के साथ अग्नि वॉरियर अभ्यास किया है? तो अग्नि वॉरियर एक द्विपक्षीय अभ्यास है, बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच होती हैं। हाल ही में इसका भी 13वां संस्करण आयोजित किया गया नवंबर 2024 में। ध्यान रखिएगा बोल्ड कुरुक्षेत्र, सिम्बेक्स, ये युद्ध अभ्यास भी भारत और सिंगापुर करते हैं। यहाँ पर अग्नि वॉरियर अभ्यास किस देश के साथ में कराया भारत ने? सिंगापुर के साथ में। अगला आता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्वाड की स्थापना हुई थी 2007 में। इसमें 4 प्रमुख देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा, सहयोग और स्थिरता, स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। हाल के वर्षों में क्वाड ने सैन्य अभ्यास, तकनीकी सहयोग और क्रिटिकल सप्लाई चेन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कब हुई थी स्थापना इसकी? 2007 में हुई थी। नेक्स्ट है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस एशिया की घोषणा
भारत और किस देश के बीच की गई हैं? तो एशिया की घोषणा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की गई। इसका फोकस है ड्रोन्स, रोबोटिक्स और ऑटोनमस सिस्टम का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन। यह पहल भारत और अमेरिका डिफेंस कॉरपोरेशन को एक नए स्तर तक ले जाती हैं। भारत और किस देश के बीच की गई है इसकी घोषणा? यूएसए। नेक्स्ट है शक्ति, गरुड़ और वरुण द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किए जाते हैं? किस देश के बीच आयोजित किए जाते हैं? भारत और फ्रांस के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्ति ये आर्मी के द्वारा भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। गरुड़ की बात करें तो यहाँ पर वायुसेना इन्वॉल्व होती है। भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में ये अभ्यास किया जाता है। वरुण की बात करें तो ये नेवल एक्सरसाइज हैं भारतीय नौसेना और फ्रेंच नौसेना के बीच। ये तीनों अभ्यास भारत फ्रांस के बीच कॉम्प्रहेंसिव डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करते हैं और सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। डीआरडीओ की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो डीआरडीओ ने अपनी नई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल को गांडीव नाम दिया है। आपने अर्जुन का नाम सुना होगा। अर्जुन का जो धनुष होता था उस धनुष का नाम था गांडीव। उसी से इंस्पायर्ड होकर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को नाम दिया गया है। इसमें SFDR प्रोपल्शन सिस्टम है जिससे यह मिसाइल लंबी दूरी और हाई स्पीड को हासिल करती हैं। गांडीव भारतीय वायुसेना को एडवांस कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा उपकरण यूएस से नहीं है? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जेवलिन और स्ट्राइकर ये दोनों यूएसए के हैं, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त एक जॉइंट वेंचर है। भारत यूएसए के साथ जेवलिन और स्ट्राइकर में को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया पर बातचीत कर रहा है, लेकिन ब्रह्मोस पूरी तरीके से इंडो रशिया कोलैबोरेशन है। तो कौन सा रक्षा उपकरण यूएस से नहीं है? ब्रह्मोस। निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? तो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस एक खुफिया जानकारी साझा करने वाला गठबंधन है, अलायंस है। इसके 5 सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। यह गठबंधन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अस्तित्व में आया था। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। सृजन पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सृजन पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने विकसित किया है। यह पोर्टल डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए एक मंच है। यहाँ उन रक्षा उपकरणों की सूची होती है जो कि वर्तमान में इंपोर्ट किए जा रहे हैं, ताकि भारतीय निजी कंपनियां उन्हें देश में ही विकसित कर सके। इसका उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना। सृजन पोर्टल यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। भारत और कतर के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो भारत और कतर के बीच जेर अल बहर को आयोजित किया जाता है। इसका अरबी में अर्थ है समुद्र का गर्जन। ये इंडिया कतर नेवल एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में सहयोग बढ़ाना। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। भारत और कतर के बीच जेर अल बहर को आयोजित किया जाता है। अगला आता है भारतीय रक्षा निर्यात का कुल मूल्य कितना है? टोटल वैल्यू ऑफ इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात जो रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। कुल निर्यात मूल्य रहा है 23,622 करोड़ का। ये भारत की ग्रोइंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। कितना रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट? 23,622 करोड़। सी आंसर। अगला है इनियोकोस 25 किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? तो इनियोकोस 25 ग्रीस की हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा आयोजित किया गया ये एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। इसमें कई देशों की एयर फोर्सेस भाग लेती हैं। उद्देश्य है इसका आपसी सहयोग और संचालन क्षमता को बढ़ावा देना। भारतीय वायुसेना ने भी इसमें भाग लिया। तो मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज, बहुपक्षीय वायु अभ्यास। बी आंसर। 2025 में विशाखापत्तनम तट पर टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच होने वाला त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है। इसमें तीनों सेनाएं भाग लेती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। 2025 में विशाखापत्तनम कोस्ट पर इसका चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य है डिजास्टर रिलीफ, आपदा राहत और मानवीय सहयोग को मजबूत करना। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? चौथा संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका क्या है? तो पिनाका
भारतीय सेना इंडियन आर्मी का एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, जिससे दुश्मन पर अचानक और प्रभावी हमला किया जा सकता है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मतलब DRDO ने विकसित किया है। क्या है पिनाका रॉकेट लॉन्चर? सी आंसर, स्क्रैमजेट इंजन किस गति पर संचालित होते हैं? तो स्क्रैमजेट इंजन का पूरा नाम होता है सुपरसोनिक कंबशन रामजेट। इसमें जो कंबशन होता है, दहन होता है, वो प्रक्रिया सुपरसोनिक स्पीड पर होती है। स्क्रैमजेट इंजन आमतौर पर मैक 5 मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक पर काम करते हैं, जिसे हाइपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन किस गति पर संचालित होते हैं? हाइपरसोनिक स्पीड। ए आंसर, ऑपरेशन अटलांटा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन अटलांटा यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था सोमालियाई तट के पास समुद्री डकैती से निपटना और कमर्शियल वेसल्स की सुरक्षा करना, व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा करना। जून 2025 में भारतीय सेना और अटलांटा ने भारतीय महासागर इंडियन ओशन में एक बड़ा संयुक्त नौसैन्य अभ्यास जो है वो भी किया था, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा यहाँ पर यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। डेजर्ट नाइट भारत, UAE और किस देश के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है? तो डेजर्ट नाइट एक त्रिपक्षीय वायु अभ्यास है, एयर एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज बोल सकते हैं, जो कि भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। इसका उद्देश्य तीनों देशों की वायु सेनाओं के बीच में कॉपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। भारत, UAE और फ्रांस। यहाँ पर फ्रांस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए ऑप्शन है अभ्यास दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान, ये बिल्कुल करेक्ट है। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 भारत और UAE, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सादा तंसिक भारत और सऊदी अरब, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश, ये गलत है। मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित नहीं होता है, ये भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम है संप्रीति। बाकी सारे विकल्प यहाँ पर करेक्ट है, डी वाला जो है मेल नहीं खाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 समूह का हिस्सा नहीं है? देखिए I2U2 समूह जो है 4 देशों का एक गठबंधन है। I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल एंड U2 का मतलब है USA एंड UAE। इसका उद्देश्य व्यापार, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। यहाँ पर बी आंसर। भारत ने किस देश के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे की नौसेना, वायुसेना और सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकते हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन को मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सही होगा। प्रोजेक्ट वर्षा का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट वर्षा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रोजेक्ट वर्षा एक गोपनीय नौसेना परियोजना है, हाईली कॉन्फिडेंशियल नेवल प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को मजबूत करना है। इसके तहत परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के लिए एक सुरक्षित भूमिगत अड्डा बनाया जा रहा है। यह भारत की परमाणु निरोधक क्षमता को और भी मजबूत करेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे आप, इसका उद्देश्य भारत की पानी के नीचे की परमाणु क्षमताओं को मजबूत करना है। प्रोजेक्ट वर्षा का उद्देश्य। DRDO द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब को किस नाम से जाना जाता है? तो DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का नाम गौरव है। इसे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। यह लंबी दूरी तक लक्ष्य को हाई एक्यूरेसी के साथ भेज सकता है। क्या कहा जाता है? गौरव। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक है? एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो वो है INS विक्रांत। भारत का पहला इंडिजीनियस स्वदेशी विमान वाहक है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन और निर्मित किया है। 2022 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। INS विक्रांत। S-400 ट्रायम्फ एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसे भारत ने किस देश से खरीदा है? हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान। तो S-400 ट्रायम्फ एक लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे रशिया ने विकसित किया है। भारत ने इसे अपनी एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत बनाने और हवाई खतरों से निपटने के लिए खरीदा है। किससे? रशिया से। सी आंसर। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे S-400 क्रेजी जी के ट्रिक लिखकर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस
एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी और एक उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी और एक प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। ये भी बहुत सुर्खियों में रहा। ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है और भारत की इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। कहाँ पर? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट ये एक वार्षिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका मुख्य उद्देश्य है काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास करना, खास करके पहाड़ी इलाकों में। तो किसके बीच होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? भारत और मंगोलिया के बीच में। रुद्रास्त्र क्या है? रुद्रास्त्र भारत में विकसित एक अत्याधुनिक हाइब्रिड ड्रोन है। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, यानी ये हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उड़ सकता है और फिर विमान की तरह उड़ान भर सकता है। इसकी ये बहुमुखी क्षमता जो है इसे निगरानी, सर्वेलियंस और सटीक हमलों के लिए बेहद ही उपयोगी बनाती है। ये आधुनिक युद्ध में भारत की मानव रहित युद्ध क्षमता, अनमेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी को मजबूत करता है। क्या है रुद्रास्त्र? एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कॉम्बैट ड्रोन। बी आंसर। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश ने शुरू किया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। इसका मुख्य उद्देश्य ईरान के सैन्य नेतृत्व, जो मिलिट्री लीडरशिप है और महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाना था। यह ऑपरेशन ईरान को उनके परमाणु कार्यक्रम पर एक कड़ी चेतावनी देने के लिए शुरू किया गया था। किस देश ने शुरू किया था? इजराइल ने। अगला आता है, भारत का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम एक 2 स्तरीय प्रणाली है। 2 स्तरों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणालियां शामिल हैं? तो भारत का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम देश को दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए बनाया गया है। ये 2 स्तरीय प्रणाली हैं, पीएडी और एएडी, पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस। मतलब एक परत वायुमंडल के बाहर मिसाइल को रोकती हैं और दूसरी परत वायुमंडल के अंदर। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत 63,000 करोड़ में कितने राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदेगा? तो भारत अपनी नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। राफेल एम यह विमान विशेष रूप से विमान वाहक पोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। ये सौदा भारत की समुद्री ताकत को और भी मजबूत करेगा। कितने? 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अग्नि अस्त्र एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स गन है। दूसरा है शत्रुनाश एक मल्टी टारगेट रिमोट डेटोनेशन सिस्टम है। उपरोक्त में से यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं फ्रेंड्स, ये दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। अग्नि अस्त्र और शत्रुनाश भारत की किसी भी आधिकारिक रक्षा प्रणाली में नाम नहीं है। भारत के पास अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, शौर्य जैसी असली प्रणालियां हैं, लेकिन ये नाम काल्पनिक है। कोई भी इस तरीके की रक्षा प्रणाली नहीं है। तो न तो ए और न ही 2, डी आंसर। आकाश मिसाइल प्रणाली किस प्रकार की है? आकाश मिसाइल की बात करें तो एक सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर इनको जमीन से मार गिराने के लिए बनाई गई है। इसका इस्तेमाल भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों करती हैं। तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल। ए आंसर। अस्त्र मिसाइल को निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाने के लिए डिजाइन किया गया? तो अस्त्र मिसाइल भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसे खास तौर पर फाइटर जेट्स जैसे कि सुखोई SU-30 MKI पर लगाने के लिए बनाया गया है। इसका काम है दुश्मन के विमानों को हवा में ही दूर से मार गिराना। इससे हमारे पायलट सुरक्षित दूरी से टारगेट हिट कर सकते हैं। तो फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन किया गया है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन सिंदूर में किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर में स्केल्प मिसाइल का उपयोग किया गया था। ये एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। इसका उद्देश्य दुश्मन के एयरफील्ड्स और कमांड सेंटर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करना था। तो किस मिसाइल का उपयोग किया गया था? स्केल्प। आकाश तीर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आकाश तीर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक संयुक्त परियोजना है जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इसरो ने मिलकर विकसित किया है। ये सिस्टम भारतीय सेना को दुश्मन के हवाई खतरों का पता लगाने, पहचान करने और ट्रैक करने में मदद करता है। तो BEL, DRDO और इसरो। डी आंसर।
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रक्षा का बजट क्या है? तो वित्त वर्ष FY 25-26 के लिए बात कर रहे हैं तो भारत का रक्षा बजट है 6,81,210 करोड़। यह पिछले वर्ष के बजट से लगभग 10% अधिक है। इस बजट का उद्देश्य आर्म्ड फोर्सेस का आधुनिकीकरण करना है, मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है। यहाँ पर 6,81,210 करोड़। अगला आता है क्वेश्चन, तेजस MK-1A विमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए ऑप्शन है, यह एक हल्का लड़ाकू विमान है, बिल्कुल सही। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यह 4.5 पीढ़ी का है, बिल्कुल सही। 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड इसका निर्माता है, यह भी करेक्ट है। HAL ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। यह भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू जेट है, ये कथन गलत है। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू जेट HAL HF-24 मरुत था, जबकि तेजस MK-1A जो है ये एक उन्नत संस्करण है, एडवांस वर्जन है, लेकिन ये पहला स्वदेशी लड़ाकू जेट नहीं है। तो डी वाला जो यहाँ पर कथन है वो सही नहीं है। अगला है, भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो ये चारों दिमाग में रखिएगा। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? 30वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला और आखिरी क्वेश्चन आता है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा है, यह एक परमाणु सक्षम मिसाइल है। यहाँ पर बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो अग्नि 5 भारत की सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो कि भारत की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर हमारे ये डिफेंस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा। जो भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपने ध्यान से सुनी होगी। इस वीडियो का फ्रेंड्स डिटेल PDF आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूँ, आने वाली एग्जाम जो हमारे पास में लाइनअप है SSC CGL SSC CHSL, इन दोनों के लिए हमने आपको बहुत ही स्पेशल पैकेज प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 49 रुपीज़ का पैकेज है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा हमने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। मतलब जो बच्चे GS में अब लगातार परेशान हो रहे हैं कि सर स्कोर नहीं हो रहा है, उसका हमने कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दिया है। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो यहीं पर ही हमारे सेशन को खत्म करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।